of single language, right? So जैसे ही आप थीम की बात करेंगे साथ ही लाइफ स्किल्स जुड़ी हुई हैं. ये इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं जब अपने टीचर्स को गाइड कर रही होती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ सबसे पहले थीम देखो, किताब खोलो, थीम देखो, थीम क्या है, थीम के अंदर कॉम्पिटेंसीज देखो कितनी है, कॉम्पिटेंसीज में फौरन से मुझे बताएं लाइफ स्किल्स कितनी डेवलप हो रही हैं बच्चों में. जो हम कहते हैं ना तरबियत नहीं है, बच्चे नौकरियां नहीं कर पा रहे, बाहर निकल के क्या करें, किताबें पढ़ के क्या करें, तालीम का क्या फायदा, ये लोग कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी तालीम वो लाइफ स्किल्स नहीं दे रही. सो हर थीम लाइफ स्किल से जुड़ा है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है. ये टीचर स्ट्रांग ना हुआ तो ये वो नहीं कर सकेगा, वो वैसे ही कहानी पढ़ा देगा, अहमद और अरसलान थे, ये हुआ फिर कहानी खत्म हुई. नो, देयर इज अ बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. टीचिंग मेथोडोलॉजीज मैंने निकाली इसमें. अब आप देखें, एक तो लैंग्वेज स्किल्स हैं, फिर इंस्ट्रक्शनल हैं, फिर सप्लीमेंट्री हैं. ये सारी की सारी हमने उसके अंदर से ना, ये करिकुलम का एक निचोड़ आप समझ लें, एक वो निकाल लिया. A kind of an crisp way of understanding it. Oral skill है, reading है, guided reading है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज में ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह मेरा अगला सेशन है उसमें मजीद भी इसको हम एलैबोरेट करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हैव बीन डिस्कस्ड इन सिंगल लैंग्वेज. थिंक पेयर शेयर है, या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, या कोऑपरेटिव लर्निंग है, प्रेजेंटेशन है. मतलब ये वो देसी तरीका, वो जो ट्रेडिशनल तरीका था, ट्रेडिशनल वे में आए जी पढ़ाए और चल दिए, वो वाला काम नहीं होगा. अब आपने सोचना है कि इसमें इंक्वायरी बेस कहाँ से आएगा, इसमें लाइफ स्किल 5 कौन सी हैं, इसका थीम क्या है, इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, सोच के फिर जब पढ़ाएंगे प्लान करके, फिर आपका जो है वो एक सक्सेसफुल वो इम्प्लीमेंटेशन इन द क्लासरूम होगी. अब मैं आपके पास एक दूसरा चाहूंगी कि मैं आपको एक और दिखाऊं सब्जेक्ट. ये था इंग्लिश का. लेट मी ओपन अनदर फॉर यू. आप कौन सा देखें? लेट्स सी सोशल स्टडीज. इस पे हमने इतनी बात नहीं की. सोशल स्टडीज को भी अगर आपने समझना है तो आपने उसके थीम्स को समझना है. करिकुलम समझना चाह रहे हैं, अच्छा, उसमें बेसिकली ये 6-7 थीम है. सिटीजनशिप, कल्चर, स्टेट, गवर्नमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दैट्स इट. पूरी किताब इन 6-7 थीम्स के ऊपर. ठीक है, तो ये 6 थीम्स बन रहे हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी किताब डिजाइन हुई है और आपका एसेंस ही है. सो इसमें फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज, उन थीम से ही टीचिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइन हुई है कि किस तरह की टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए. एज अ टीचर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, आपने रोल प्ले भी कराने हैं, आपने डिस्कशन भी करनी है, आपने, ये मैं सिंगल नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट से उठाई हुई चीजें आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता रही यहाँ पे, राइट. लेकिन मैंने ये किया है, मैंने उनको जोड़ा है चीजों को और उसका निचोड़ निकालने की कोशिश की आप लोगों के लिए. सो जो आपकी माशरती उलूम है, अनफॉर्चुनेटली हमारा करिकुलम अंग्रेजी में लिखा हुआ है क्योंकि कुछ इसमें आ रहा था कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर बहरहाल ये जो करिकुलम है वो अंग्रेजी में है, आपको इसके प्लान्स अंग्रेजी में मिलेंगे, लेकिन हमारी किताब उर्दू में होगी. जो माशरती उलूम है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी अभी तक उर्दू में है. ओके जी. सो ये हमारे 7 थीम्स हमें समझने हैं और स्ट्रैटेजीज तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. एक और सब्जेक्ट देखते हैं, फिर इसको हम क्लोज करते हैं और आगे चलते हैं. कौन सा देख लें जी? जनरल नॉलेज. क्लास 1 to 3 सिंगल नेशनल करिकुलम में जनरल नॉलेज है, 4-5 में आपकी माशरती उलूम है. ये तो आपको क्लियर ही होगा. तो 1 to 3 जो है वो बेसिकली जनरल नॉलेज है. अब जनरल नॉलेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रेड 3 का मैंने लिखा हुआ है. ये आपके 16 थीम्स हैं और इन 16 थीम्स में हैबिटेट है, सन है, मैटर है, एनर्जी. ये थीम्स के ऊपर पूरी किताब है. जो किताब बन रही है वही थीम्स पे बनती है मोस्टली, और ये थीम्स पहले डिजाइन होते हैं, फिर आपके थीम से ही कॉम्पिटेंसी बनती हैं, उसी से ही स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क और एसएलओ बनते हैं, राइट. सो यहाँ से ही फिर आगे आपके पास जब आता है तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने कि कैसे पढ़ाना है. फिर ये नीचे मैंने स्ट्रेटेजीज लिखी हैं ताकि ये समझ आ जाए कि ये सारे थीम्स पढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज एसएनसी हमें कह रहा है कि वो हमें पढ़ानी चाहिए. आई एम मेकिंग अ बुक ऑन इट. एक्चुअली उसी के पेजेस हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि एक सिंगल नेशनल करिकुलम को कोई एक दूसरा तरीका भी है समझने का. एक है पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ें, एक है उसके कुछ निचोड़ निकाल के उसके ऊपर हम काम कर सकें कि ये थीम्स हैं, ये हमें पढ़ाने के तरीके. उस्ताद को तो बेसिकली यही चाहिए ना, पूरा सारे करिकुलम पढ़ने का. शायद आपके पास भी उस तरह वक्त ना मिले, आपको कोशिश करें तो पढ़ सकते हैं वैसे, तो आप एटलीस्ट उसका जो एक निचोड़ है वो आप तक पहुंचे. सो दीज आर द टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर दीज थीम्स. अब मैं इसका लिंकेजेस बनाना आपको अभी बताती हूँ ताकि उससे और क्लियर हो जाए.
جی میری اب سلائڈس موو کریں. اوکے alright ji. So subject wise tak is it clear to you? If yes, please go to the link and write anything there. I can see کہ یہاں پہ کافی چیزیں لکھی جا رہی ہیں. پیڈلٹ پہ آئیے گا. ماشاءاللہ سیالکوٹ. It is a great session, ma'am. I have learned more about benchmark and standard. It's really an information session. Thank you. آپ اپنے learning points بھی ضرور لکھیے. جیسے کسی نے لکھا ہے کہ ڈفرنس بٹوین ایس ایل او اینڈ دس. اسی طرح ابھی ہم نے سبجیکٹ وائز کیا ہے. سبجیکٹ وائز کیسے تھیم اور اسٹریٹجیز ملتے ہیں آپس میں. تھیم بنتے ہیں تو ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے. تھیم نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی ٹیچنگ کی اسٹریٹجی بھی نہیں بنا سکتے. That's what it is all about. So I can see various remarks on Padlet جس میں آپ کے لرننگ آؤٹ کم ہے. پلیز آئی ایم گیونگ یو اے منٹ ٹو رائٹ آن اٹ پلیز. 1 minute break for writing on Padlet. Learning point regarding subject wise themes and strategies. All right, so I can see اچھا آپ کو میری آواز کلیئر ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا if my voice is clear to you. اس وقت سیالکوٹ ونر ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کے بعد میرپور, آزاد کشمیر اور پھر تیسرے نمبر پہ گجرات. یہ ہے جی ملکہ موج. واٹس the name? ملکہ موج. alright, so ملکہ موج. alright, تو یہ بھی ونر ہیں بھائی, بہت زبردست ماشاءاللہ. ان کے بھی کافی لرننگ پوائنٹس ہمارے تک آ گئے. دیٹس گریٹ. اوکے, سو یہ ہمارا ایک ریکیپ ریڈی ہو رہا ہے الحمدللہ. Thank you so much for your wonderful participation. دیکھیں کیسے ڈیجیٹل دور میں بھی ہم کتنے آرام سے انڈیویجولی, ہمیں اب مجھے پتہ ہے کہ گجرات کی کتنی پارٹیسپیشن ہو رہی ہے, سیالکوٹ کی کتنی ہے. اب یہ دیکھیں شہروں کے بیچ میں مقابلہ شروع ہو چکا ہے. So let's see. Okay, so subject wise کے اوپر ہم نے بات کی. I hope till now it is clear. If there is any question, you may type in the chat box. If it's clear, please write yes. Okay, محمود الحسن آپ نے ایک سوال کیا کہ ہم ہر کام اسٹرانگ ٹیچر کر سکتا ہے کیا؟ ہمیں صرف only but how we can be strong teacher? Only expectation or the same practical work or some practical work? جی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. آپ نے اپنے لیے خود ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں. 2022 سر پہ کھڑا ہے, میں نے تو اپنے ٹارگیٹ بنا لیے. کیا ایز ٹیچر آپ نے اپنے ٹارگیٹ بنائے ہیں؟ ٹیچر کے ٹارگیٹ تو بہت بڑے ہوتے ہیں. اس نے تو وہ پھر ایک کہتے ہیں نا, ایک ٹیچر اپنے ایک اسکول میں بڑا مشہور اور بہت نام لیتا ہے اپنا, ٹھیک ہے, وہ نام بناتا ہے, پھر وہ اس محلے کا ایک مشہور ٹیچر ہوتا ہے. اگر وہ گاؤں ہے یا قصبہ ہے پھر وہ وہاں کا مشہور ٹیچر ہوتا ہے. پھر وہ اس پورے شہر کا مشہور ٹیچر اور بہت ہی اعلیٰ ٹیچر کہلاتا ہے. پھر وہ ملک کا, پھر دنیا کا اس کو بہترین ٹیچر. جیسے ہمارے پاکستانی ٹیچر کو ابھی وہاں پہ ایوارڈ کیا گیا ہے فار دا اے لیولز یو نو اس کے اوپر. تو یہ اس طرح سے آپ ود دا, اور مجھے یاد ہے میرے ایک ٹیچر تھے سر رشید, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. 8ویں جماعت میں میری مدر نے مجھے گاؤں بھیجا ان سے گرامر سیکھنی ہے. اتنے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھی تھی, چھوڑ کے تو نہیں, چھٹیاں تھی گرمیوں کی, تب 2.5 مہینے کی ہوتی تھی, اور میں وہاں گئی اور گاؤں میں جا کے میں نے سر رشید سے گرامر سیکھی. تو وہ کیا اسکل تھی, ایسی کیا بات تھی جو شہر کے انگلش میڈیم اسکول کے اندر میری ماں کو لگتا تھا کہ جو میں نے وہ سیکھا. میں آج بھی, میں نے برٹش کاؤنسل میں بھی لینگویج انسٹرکٹر 8 سال کام کیا. میں انگریزی سکھانے والوں میں سے ہوں. میں نے کہاں سے سیکھا؟ میں وہ سر رشید کے فارمولے اپلائی کرتی ہوں آج بھی. تو یہ ایکچولی جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ تو اسٹینڈ آؤٹ کر جاتا ہے, وہ تو کبھی بھی نہیں رکتا, اس کو نہ کوئی چھپا سکتا ہے, ٹیلنٹ نہیں چھپتا. تو آپ اپنا راستہ بنائیے, اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیجئے, محنت کیجئے, پڑھیے. ہمارا ٹیچر نا لیڈر نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں جو ریڈرز ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ, وائس کلیئر ہے, جزاک اللہ. میں اسی کا ویٹ کر رہی تھی رپلائی کا. اچھا, سو ٹیچر اگر لیڈر نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر وہ ریڈر نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے. تو ہم جب تک ریڈنگ انہینس نہیں کریں گے, جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی بات کی ابھی
शहबाज नबी, तो ये बड़ी अच्छी किताब है, इसको पढ़िए। इसके अलावा मैं कुछ किताबें आपको सजेस्ट कर दूंगी, वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ये नेम्स ऑफ बुक्स हैं, इनको टीचर्स को जरूर पढ़ना चाहिए। देयर आर मेनी बुक्स लाइक लर्निंग टू टीच बाय रिचर्ड आई एरेंट्स है, लाइक सर केन रॉबिन्सन को सुने, पढ़ने का वक्त नहीं है सुने। मुझे जब पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, मैं तो किचन में भी स्पीकर है मैंने, क्योंकि खातूने खाना हूं तो मैंने खाना बनाना है, मैंने और काम करने किचन में करने होते हैं, आटा गूंदते हुए भी मेरा स्पीकर चल रहा होता है। मैं उस पे कादरी साहब को भी सुन रही होती हूँ, मैं उस पे सर केन रॉबिन्सन को भी सुन रही हूँ, मैं उस पे, तो व्हाट यू कैन डू, आप गाड़ी में भी सुन सकते हैं आप। सो यू शुड यू शुड हैव द पैशन कि आपने अपने आप को चेंज करना है, आपने बेहतर से बेहतर इंसान बनना है, बेहतरीन टीचर बनना है। दैट्स व्हाट यू कैन डू अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर टारगेट नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मैं कोई और कुछ भी नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट द रियल थिंग इज। सो टारगेट सेट कीजिए, अल्लाह ताला ने हमारे सामने नया साल रख दिया है बस, तो इंशाल्लाह ताला इसमें अपने टारगेट स्ट्रॉन्ग रखिए। अच्छा, थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं चाहूंगी कि हम इसको देख लें। ये मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, नॉलेज एंड एथिक्स एंड वैल्यूज, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम का एक स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें से ये उसका स्कैन डॉक्यूमेंट है, और ये हमें ये बता रहा है कि बेसिकली एथिक्स एंड वैल्यूज एक चैप्टर है जनरल नॉलेज में, उसके स्टैंडर्ड क्या है, फिर उसके बेंचमार्क क्या है। देखिए स्टैंडर्ड क्या था, गुड कैरेक्टर एंड मैनर, फिर बेंचमार्क और ये बताता है कि कैसे बनानी, कैसे गुड कैरेक्टर डेवलप होगा, कैसे मैनर्स आएंगे। तो उसके लिए क्या है, स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ गुड कैरेक्टर, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस, रिकॉग्नाइज द एटिकेट्स, रिकॉग्नाइज ह्यूमन बीइंग शुड बी इक्वली ट्रीटेड। तो ये सारे हमने बेंचमार्क सेट कर दिए क्लास 1 to 3 के लिए। ये होता है वो प्रोग्रेशन चार्ट जो मैं आपको बता रही थी कि ये क्लास वाइज होता है। ये मैंने वहां से एक स्क्रीनशॉट एक आपके लिए लिया है कि आपको ये समझ आ सके कि ग्रेड 1 में अगर बच्चे ने गुड क्वालिटीज या गेटिंग टुगेदर, ग्रीटिंग टुगेदर, ईटिंग मैनर्स और ये सब करना है, तो जब दूसरी जमात में बच्चा आएगा तो वो शेयरिंग ऑफ थिंग्स पे आ जाएगा, वो वेज टू रिस्पेक्ट पीपल पे आ जाएगा, वो वेज टू रिड्यूस हर्ट पे आ जाएगा, वो फॉरगिविंग द अदर्स पे आ जाएगा। जब ग्रेड 3 में आएगा तो वो देखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे खत्म करना है, इम्पैक्ट क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, रिजॉल्व कैसे करते हैं, हाई लेवल पे लेके गए इसको। सो बेसिकली तो मैनर्स ही हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने उसके अंदर ये बेंचमार्क है, progression between the levels actually make those benchmarks for any children. Okay. फिर स्टैंडर्ड 2, ये स्टैंडर्ड 1 था, ये था बेसिकली अबाउट दिस। अब जो स्टैंडर्ड 2 है, जो स्टैंडर्ड 2 है वो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। अब आप उसमें स्टैंडर्ड सेट है कि जी वो रिस्पेक्ट करे रूल्स को, राइट्स को, जिम्मेदारियां निभाए, ये करे, लेकिन उसके फिर जब जैसे ही बेंचमार्क बने तो वो उसी के ऑफशूट आपके सामने 2.1 डेमोन्स्ट्रेट डिसिप्लिन, 2.2 आइडेंटिफाई एंड प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, 2.3 रिकॉग्नाइज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप। सो इसी तरह से ही तमाम बेंचमार्क्स, स्टैंडर्ड्स और फिर आपके वो तमाम आगे चल के यही एसएलओज बनते हैं। सो अब हम थोड़ी सी अलाइनमेंट देखते हैं ये कैसे। थीम है जनरल नॉलेज में, लेट्स से एक मिसाल ले लें तो माई सेल्फ। अब ये थीम है माई सेल्फ, बच्चा पहली जमात में अपने बारे में समझ रहा है कि क्या हूं मैं, कौन हूं, इट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल्फ रिकग्निशन, इकबाल की खुदी की पहली आप कह लें कि पहला स्टेप टुवर्ड्स दैट मंजिल। तो वो क्या है कि वो माई सेल्फ, अपने बारे में, अपनी एट्रीब्यूट्स जाने, अपने बारे में जाने। तो सबसे पहले उसके लर्निंग आउटकम, यहाँ से एसएलओ डिजाइन होते हैं। अब एसएलओ जब बनेंगे तो ये निकलेंगे आपके बेंचमार्क और स्टैंडर्ड से ही, राइट। सो ये क्या है, डिस्क्राइब देमसेल्फ ब्रीफली, फॉर एग्जांपल देयर नेम, एज, गेम, फेवरेट फूड। फिर एक्टिविटी क्या करेंगे बच्चे, अब इसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन आपको करिकुलम देखिए, टीचर ट्रेनिंग आदि करिकुलम में मौजूद है। अगर आप पढ़ें तो करिकुलम आपको बता रहा है कि इस चैप्टर के लिए कौन सी एक्टिविटी टीचर ने करानी है, वो बता रहा है कि जी आप ग्रुप्स में कराएं,
इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें। हमने इसमें पिंग पोंग गेम कर ली, हमने बच्चों को सर्कल में खड़ा किया, बच्चों ने एक लाइट सा टेनिस बॉल था वो एक दूसरे की तरफ फेंका, बताने लगे मेरा नाम ये है, मेरी अच्छी बात ये है, मेरा नाम ये है, मुझे ये पसंद है, मेरी अच्छी बातें ये है, मेरी मामा कहती है मैं बहुत जो है वो इंटेलिजेंट हूँ, मेरी whatever. So that is in the circle. Activities. तो SLO से एक्टिविटीज डिजाइन होगी, अगला स्टेप आ गया, ठीक है जी। सो एक्टिविटीज भी हमें क्या बता रहा है, सिंगल नेशनल करिकुलम हमें ये बता रहा है कि हाउ टू डिजाइन द एक्टिविटीज। मैं लॉरल की बुक आपसे शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, उसका एक इमेज। इसी करिकुलम के इसी एस्पेक्ट को, मेरे तारुफ को क्लास 1 की किताब में लॉरल के जो लॉरल पब्लिशर्स की यहाँ पे हमें नजर आता है मेरी तस्वीर, और वहां पे एक खाता आपको नजर आ रहा है डब्बा, उसमें वो अपनी तस्वीर लगा दें। दैट इज द पॉइंट वेयर दे कैन पेस्ट द पिक्चर। देन मेरे अंगूठे का निशान, हाउ फन, हम पेंट कराते हैं, हम उनको लेडी बर्ड बनाते हैं अंगूठों से, पेंट वो ये दीज फिंगर से ये करें, लेकिन अपने अंगूठे का निशान लगाना, राइट। सो दैट इज समथिंग वेरी क्रिएटिव फॉर देम, राइट। सो ये सरगर्मियां आपकी जो किताबों में, लॉरल की बुक्स में जो है वो मौजूद है। सो हाउ टू गो फॉर दैट, लाइक मेरी तस्वीर, अंगूठे का निशान। अब थोड़ी सी एक्टिविटीज को मजीद रीशेप करके इनोवेटिव किया गया लॉरल किताबों में, और यहाँ पे आपको ये नजर आ गया कि यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को जो माई सेल्फ मैंने लिया यहाँ पे, वो किस तरह से इनकलकेट किया गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये एक स्नैपशॉट मैंने लिया, दिस इज द स्नैपशॉट। थीम से निकला स्टैंडर्ड, ये यहाँ से ही कॉम्पिटेंसी भी है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी थीम से आगे चले स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड के आगे जो बच्चे थे वो बेंचमार्क्स थे, और बेंचमार्क्स के ऑफस्प्रिंग आगे SLOs थे, राइट। सो फ्रॉम थीम टू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टू बेंचमार्क, बेंचमार्क टू SLOs। हम तक एज टीचर्स SLOs पहुंचते हैं, और हम SLO के ऊपर अपनी एक्टिविटीज बनाते हैं, SLO के ऊपर हम काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, विच इज फाइन। लेकिन समझने में भी हर्ज नहीं है कि आप देखें पीछे कहाँ से इसकी रूट्स है, एंड हाउ वी डिजाइन। और अगर टीचर को थीम पता है, मैंने कहा जड़ से पकड़, थीम पता है, तो वो बहुत कमाल अपनी एक्टिविटीज क्लासरूम में प्लान कर सकते हैं। सेम आई हैव डन with this help of a flow chart, theme, then standard, then benchmark, then SLO. एक अगेन एक रिकैप, एंड दैट इज कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्या दे रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम हमें दे रहा है जी टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, और इसके साथ साथ माइनॉरिटीज के राइट भी दे रहा है, उनके लिए रिलीजियस एजुकेशन की सेपरेट बुक भी दे रहा है। सिंगल नेशनल करिकुलम कायद ऑफ विजन एंड इकबाल, जगह जगह उसका लिंक बनाया गया। SDG 4 को आप गूगल भी कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 17 गोल्स हैं। उन 17 गोल्स में जो चौथी गोल है वो है क्वालिटी एजुकेशन। हर टीचर को क्वालिटी एजुकेशन का पता होना चाहिए। UN का एजेंडा है, हर मुल्क को टारगेट मिला है, पाकिस्तान को भी टारगेट मिला है कि उसने SDG 4 को कैसे कंप्लीट करना है, अकम्प्लिश करना है, सक्सेसफुली कंप्लीट करना। उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी है, जो इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो कराएं। उसमें आपके किताबों के ऊपर भी है, जो आपके फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको कैसे लेके चलना है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सो इन तमाम पॉइंट्स को आप फुलफिल करते हैं तो SDG 4 होता है। SDG 4 सिंगल नेशनल करिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ठीक है। सर केन रॉबिन्सन का मैं रेफरेंस दोबारा दूंगी। सर केन रॉबिन्सन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ये लास्ट सितंबर में उनकी डेथ हुई, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ही टॉक्स अबाउट इट कि जी जो कौमों की हम शरह ख्वानदगी ABC अलिफ बे पता करते हैं कि जी अलिफ बे आती है, ABC कितनी आती है, हमारी तो ऐसे ही पता चलता है ना जी, शरह ख्वानदगी। ही सेड कि शरह ख्वानदगी जो है वो बेसिकली ये शरह क्रिएटिविटी हो, कि आप उनको तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर असेस करें किसी कौम को। तो जब शरह तख्लीकी होगी तो फिर आप सोचें कि कौम का क्या रिजल्ट आएगा। अभी तो ख्वानदगी की शरह कहाँ है, तो वो कैसे आएगा। सो ये एक सोचने वाली बात है, और उसके लिए 21st सेंचुरी स्किल्स इज द सोल्यूशन, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ये सब सिंगल नेशनल करिकुलम का हिस्सा। ICT क्या होता है जी? ICT
हम पहले कहते थे ना कंप्यूटर का पीरियड है, कंप्यूटर की टीचर पढ़ा रही है, तो हम कंप्यूटर को अब आईसीटी कहेंगे. दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ समंदर. लाइक आप सिंगल नेशनल करिकुलम में हमें अलग से कंप्यूटर के ऊपर किताबें नजर नहीं आती, अलग से कंप्यूटर पे काम नजर नहीं आ रहा, बल्कि कंप्यूटर को हर सब्जेक्ट के अंदर इंकलकेट कर दिया. यहाँ पे एक बैरियर है कि इसमें आर्ट नहीं है, और इसके ऊपर मैंने अपना भी काफी ऑब्जेक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हम्बल राय दी थी कि आर्ट को मत निकालें. तो उसके ऊपर अभी देखें, ये रिव्यू भी होगा और इसमें और भी बेहतरी आएगी. लेकिन 5वीं जमात तक ना आर्ट एज अ सब्जेक्ट नहीं है. वो कह रहे हैं आर्ट हमने हर सब्जेक्ट में इंकलकेट कर दिया जैसे कंप्यूटर की है. तो आई पर्सनली बिलीव एंड आई होप यू विल एग्री एज वेल कि बच्चों के लिए आर्ट बहुत जरूरी होता है. प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1, 2, हम सब ऐसे ही आर्ट से सीखते आए हैं चीजों को. तो एज अ सब्जेक्ट उसका होना जरूरी था. मैं अभी चैलेंजेस, इसीलिए साथ साथ अब मैं चैलेंजेस पे आ जाऊंगी कि इसमें चैलेंजेस भी मौजूद हैं जो हमने मिलके ही बेहतर करने. उसके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है मिनिस्ट्री का. उस पोर्टल पे आप जाके अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं. तो यू कैन राइट योर सजेशन, बिकॉज ये एक दफा इम्प्लीमेंट होता है, साल बाद रिव्यू होगा, फिर इसमें चेंजेस भी आएंगे, और वो बेहतरीन चेंजेस जो रिक्वायर्ड है. आईसीटी के बाद जी टिम्स. Now, what is TIMS? Trends in International Mathematics and Science Studies. I repeat, trends in International Mathematics and Science Studies. TIMS. पिछले कोई 26 सालों से काम कर रहे थे पहले, और इनके स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली इट्स अबाउट स्टेम, इट्स अबाउट हमारे यहाँ जैसे वो मैथ्स के ऊपर कंपटीशन होते हैं, कैंगरू एंड दिस एंड दैट. सो ये बेसिकली उस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए इंटरलिंक किया गया टिम्स को. STEM, I hope you know what is STEM, and that is STEM education is the buzzword in nowadays. और ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. STEM एक्चुअली इन 4 डिसिप्लिन्स को मिला के एक बनाया गया. और इसमें जैसे बच्चे रोबोटिक बनाते हैं, या बच्चे रोबोटिक हैंड बनाएं, जैसे मैंने एक इसके ऊपर एक्टिविटी करके मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसके ऊपर वीडियो भी बना के दी थी, एंड दैट इज रिगार्डिंग हाउ टू मेक रोबोटिक हैंड विद लो कॉस्ट मटेरियल. और उसमें हमने सिर्फ एक कार्डबोर्ड लिया, और उसके साथ सिर्फ हमने वो धागा लिया, कार्डबोर्ड लिया, और वो स्ट्रॉज लिए, और उसका रोबोटिक हैंड बना के इवन हम लो कॉस्ट स्कूल्स के अंदर, जो बहुत ही लो कॉस्ट मटेरियल के जरिए, जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के स्कूल हैं, हमारे पब्लिक स्कूल कुछ ऐसे हैं जहाँ बच्चे भी नहीं अफोर्ड कर सकते, टीचर्स भी, तो वहां भी हम इम्प्लीमेंट कर सकें कि रोबोटिक्स क्या है, वहां भी बता सके. तो हमने वो रोबोटिक हैंड्स बनाने शुरू कर दिए. तो उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाएंगी. लेकिन उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे बच्चा 4 डिसिप्लिन एक ही वक्त में, एक ही लेसन में सीख रहा. जैसे आप किसी तारीखी इमारत की बात करें, तो साइंस क्या है कि उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ, फिजिक्स को ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, केमिस्ट्री, उसके केमिकल. फिर आप अगर बात करें उसके किस तरह के टोम है, उसके किस तरह के तो ये आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग साइड आ गई, ठीक है. फिर आप जब बात करते हैं कि उसमें मेजरमेंट कितनी है वॉल्स की, और ये और ब्रिक्स की, और व्हाटएवर, तो ये क्या है, वो उसके मैथमेटिकल पार्ट. अगर टेक्नोलॉजी में भी आप कहें कि एक और वीडियो इससे रिलेटेड देखें, या इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखें, मस्जिद नबवी की तामीर देखें, फिर आप उसके ऊपर मेजरमेंट और सब करें, तो दिस इज कॉल्ड स्टेम. तो STEM is the real buzz of the word nowadays. STEM education को SNC में inculcate किया गया. जनरल नॉलेज में और साइंस में आपको इसकी inculcation नजर आएगी. So ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 important themes SNC के: teaching of Quran Sunnah, vision of Qaid Iqbal, SDG 4, 21st century skill, ICT, TIMS and STEM. I hope it's clear. If there is any question or any query, you can type in the chat box, please. जी, साजदा is saying art is very important. Agree. इसीलिए मैंने तो पॉइंट गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए कि आर्ट को ऐड कराएं. तो अब देखें अगले साल शायद हो जाए. लेकिन आर्ट वो कह रहे हैं हमने इंकलकेट किया सब सब्जेक्ट्स में. चलें, लेकिन हम इंशाल्लाह वी आर वेटिंग कि ये चेंज आए. जी, स्टेम भी अब स्टीम हो गया है. इन्होंने अभी जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है, जो हमारा एसएनसी है, वो स्टेम पे है, वो स्टीम पे नहीं है.
اب STEM STEAM کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں نا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہوا تھا کہ آرٹ کیوں ہم اس میں سے نکالیں، آرٹ نہیں نکلنا چاہیے، تو STEM کو STEAM کر دیا گیا. یہ US سے چلا تھا ایکچولی سارا، تو انہوں نے STEM کو STEAM کر دیا. سنگل نیشنل کریکولم میں ابھی ہم نے STEM انکلکیٹ کیا ہے. آئی تھنک آنے والے سالوں میں ہم اس کو STEAM کر دیں گے اور پھر آرٹ یہاں بھی انکلوڈ ہو جائے گا. جی till now it's clear. Kindly write in the chat box because the chat box is the only way of interaction right now. آخر میں انشاءاللہ ضرور سنتی ہوں آپ سب کو، کوئی بھی آپ کے ریمارکس، کوئی سوال ہوئے. اوکے سو ٹیمز کا ایسنسی سے لنک جو پوچھا ہے آپ نے محمد ریحان، یہ بیسکلی دیکھیں میتھ اور سائنس جو ہے نا لائف ہے پوری اس کے اندر. ہمارے ہاں میتھ کا سوال ہمیں پتہ ہے ہم کیسے کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں بورڈ پہ کر دیا ہے کاپی کر لو، دوسرا سوال خود کر لو. پہلے 4 کلاس ورک ہیں، اگلے جو 8 ہے نا وہ مشکل، وہ ہوم ورک ہیں. سو ابھی تو یہ والے حالات بھی ہیں بہت سے اسکولس میں. میتھمیٹکس کے کمپٹیشن کرانا، برین اسٹارمنگ کرنا، مینٹل میتھ ایکٹیویٹیز کرانا بغیر چیزوں کے، کیلکولیشنز میں بھی فنگرز کے تھرو میں بھی مینٹلی مینٹل میتھ کے اوپر کام کرنا، یہ بہت ضروری تھا. اس لیے سنگل نیشنل کریکولم نے میتھس کے لیے جتنی وہ ایکٹیویٹیز بنائی، آپ دیکھیں کہ ارلی ایئرس میں گوشے بنا دیے انہوں نے، اس کو لرننگ سینٹرز ہم کہتے ہیں. بڑے سالوں سے میں اس کے اوپر کام کر رہی تھی، لیکن ارلی ایئرس میں جب انہوں نے کہا تو وہ فوراً اب گورنمنٹ بھی خود بھی آپ دیکھیں پبلک اسکولز میں بھی بننا شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہے، اسی طرح ہے کہ میتھ کا الگ سینٹر ہوگا ایون ان ارلی ایئرس، پورا سینٹر ہوگا جس میں بچے میتھ سے انوائرمنٹ سے بھی سیکھیں گے. لائک بچہ وہاں گیا اس کو میتھ ہی نظر آ رہا ہے، اس کو ڈیجٹس نظر آ رہے ہیں، اس کو کیوبز نظر آ رہے ہیں، اس کو شیپس نظر آ رہی ہیں، اس کو کلر، ہر چیز میں اس کو میتھ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے. ECC کا ڈاکیومنٹ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں گوشوں کے نام سے نا، لرننگ کے گوشے انہوں نے اس کو نام دیا، دیز آر لرننگ سینٹرز. تو لینگویج اینڈ لٹریسی کا سینٹر ہے آپ کا، نیومریسی کا سینٹر ہے آپ کا. تو یہ سینٹرز ڈیزائن کیے جائیں. یہ ہم اس کے اوپر کام کر چکے ہیں، ہم نے ڈیزائن بھی کیے تھے 10 سال پہلے کیے تھے. بٹ آئی ایم ویری ہیپی SNC میں آیا ہے، اب پبلک سیکٹر میں بھی شروع ہو گیا کام. تو اب ہم بھی اس کے اوپر جو ہے باقی اسکولز بھی کریں گے جہاں جہاں نہیں. میرے کولیگ ہیں انہوں نے بڑا کمال کام کیا، آپ سے شیئر کروں گی. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک پورا کمرہ، پورا کلاس روم میتھس کا بنا دیا، ایک پورا کلاس روم سائنس کا. جب وہ کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ He said just wait and see, I have some idea in my mind. ایک اور انہوں نے پورا روم جو ہے وہ اردو اور اسلامک کے لیے ڈیزائن کر دیا. اب وہ جو 4 کمرے تھے وہ بچے کیا کر رہے تھے، بچے ایک روم میں بیٹھتے تھے، وہاں پہ ایک جنرل اسٹڈی اور ان کا وہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک روم میں جاتے تھے میتھ کی کلاس، دوسرے روم میں جاتے تھے انگلش کی کلاس، پھر اگلے روم میں جاتے تھے سائنس کی کلاس لیتے تھے. Like it was not about the classes but it was about the rooms because he has very spacious building. تو انہوں نے بڑا کمال آئیڈیا تھا میرے خیال سے. اور جب میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو ہیں بیسکلی when I talk to the children, میں نے ان کی تصویریں دیکھی ساری، وہ جس طرح سے کام کر، اب یہ بچے بیسکلی بہت زیادہ سیکھ رہے تھے کیونکہ بچہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے. رائٹ، سو دس از واٹ ایکچولی دا نیڈ آف ٹیمز از ویل، کہ ان کے مینٹل میتھ ہوں، ان کے سائنس کے پریکٹیکلز ہوں، ان کو پریکٹس کے تھرو ہم بتائیں. سو الائنمنٹ ود دا بکس ہم آلریڈی شروع کر چکے ہیں، جس میں نے آپ سے لورل کی بکس کے اوپر بات کی. آج کا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ سنگل نیشنل کریکولم کیسے بنا، کمپٹنسیز بنی، اسٹینڈرڈز بنے، بینچ مارک بنے، SLO بنے، ایکٹیویٹیز بنی، تھیمز اوور آل بنے، اور پھر ان کو کتابیں جو ہیں وہ آخر میں بنتی. ہم بہت سے لوگ پہلے سمجھتے تھے ایسی کتاب بن جاتی ہے، نو، کتاب کے پیچھے پوری کہانی ہے. یہ سارا وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ کی ہر کتاب کو آپ SLO سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو NOC نہیں ملا جن کتابوں کو، وہ کیوں نہیں ملا؟ NOC جو PCTB آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے جو اس کے اوپر کام کرتا ہے، جو NOC دیتا ہے تو کتاب مارکیٹ میں آتی ہے. یہ ادارہ یہی دیکھ رہا ہے کہ SLO کے اوپر ہے یا نہیں. اگر SLO بیسڈ آپ کی کتاب نہیں ہے یا کوئی ایسی اینٹی نیشنل یا کوئی ایسی ریزن ہوگی تو اس کے اوپر وہ NOC جاری نہیں کرتے، تو پھر وہ کتاب مارکیٹ میں نہیں آ سکتی. تو بیسکلی SLOز اتنے امپورٹنٹ ہے، بک اس پہ بنتی ہے. رائٹ، سو اس میں آپ کو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ملیں گے تمام جتنے بکس ہیں. الائنمنٹ اس کی میں نے ایک جنرل نالج کی مثال دی ہوئی ہے، انکوائری بیسڈ لرننگ ہے اس میں، آؤٹ کم فوکسڈ ہے وہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو
आगे चलें तो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसका, जैसे हमने बात की ना कि 1 की बुक का एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, 2 की बुक का एक खास डेवलपमेंटल प्रोसेस है, 1 2 3 4 उसके मुताबिक वो डेवलप करते जाते हैं, और फिर जो है वो, और फिर इन किताबों को रिव्यू किया जाता है। एक पूरी टीम बैठी है जो इसके सारे कंटेंट को रिव्यू करती है। वो टीम रिव्यू करने के बाद अपने रिमार्क्स देती है। लाइक हमने जैसे रिव्यू किए, मैंने कुछ मैनुअल्स को रिव्यू किया, तो मेरा वो प्रैक्टिस है, तो वो आई रिमेम्बर कि हम इतने इतने लंबे नोट्स लिख के भेजते रहे कि जी ये एस्पेक्ट्स, आई हैवंट रिव्यूड द बुक्स बट आई हैव रिव्यूड सम ऑफ द मैनुअल्स। तो वहां पे भी बिल्कुल यही, तो द वे दे आर डूइंग इन पीसीटीबी, उसके अंदर भी जी रिव्यू प्रोसेस होता है प्रॉपर। फिर एसएलओज के ऊपर चेक किया जाता है किताब को, अगर एसएलओज मिसिंग है तो किताब को एनओसी नहीं मिलता, ये भी होता है। सो इस तरह से अप्रूवल है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है किताब की। ओके जी, ये हम बात कर चुके हैं पहले। इफेक्टिव असेसमेंट प्रैक्टिस हर किताब में रखी गई है। अभी मैं आपको ना इसकी एक मजे की कुछ मिसालें दिखाती हूँ कि किताब में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड सारी लर्निंग है। आप, आई होप यू नो अबाउट दिस टेक्सोनॉमी। ये बाबा ब्लूम थे जी एक किसी जमाने में। आई होप यू नो, वेदर यू नो और नॉट प्लीज लेट मी नो। यस एंड नो में लिखें जरा, आपको पता है कोई बाबा ब्लूम कौन थे? ये इन्होंने एक हमें टेक्सोनॉमी दी थी। हमें अपने बाबाज याद नहीं होते हैं ना। वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। पता नहीं, इकबाल से बहुत मोहब्बत है तो बार बार बस इकबाल के ये शार घूमते हैं, क्योंकि वो जो कह गए हैं वो अभी तक चल रहा है, सब देखें। उनकी बड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी। तो हमें अपने आबा का नहीं पता, तो हमें बाबा ब्लूम का कहाँ पता। जस्ट ऑन ऑन दिस वेरी नोट के मैं कुछ अर्सा पहले भी अपने टीचर से भी बात कर रही थी कि अपनी लेगेसी को मत भूलें, तो वो बड़ी जरूरी है। अच्छा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी नो आ रहा है, किसी ने कहा यस, गुड, कुछ नो है कुछ यस है। चलें, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है ये 1956 ऑनवर्ड इसको रिवाइज भी किया गया। जब ये पहले आई थी तो बेसिकली ये टेक्सोनॉमी ब्लूम्स थे, एक बेंजामिन ब्लूम्स, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि जो बच्चे का दिमाग है उसके 6 खाने हैं। जब तक पहला खाने से वो सीखेगा नहीं, वो दूसरे खाने में जा ही नहीं सकता। तो वो 6 खाने ये थे कि जी पहले वो याद करेगा, छोटे छोटे फैक्ट्स याद करेगा। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, लेट्स से पोल्यूशन। पोल्यूशन एक मिसाल ले लेते हैं। अब रिमेम्बरिंग जो है वो ये है कि पोल्यूशन क्या होती है, बच्चे अपना वर्ड्स में बताए। तो बच्चा बताएगा हाँ जो गंदगी होती है वो पोल्यूशन होती है शायद। हाँ, पोल्यूशन जो हवा नहीं ना साफ आती वो पोल्यूशन होती है। ये जो फिजा में ये जो स्मोग है ये पोल्यूशन, मतलब एनीथिंग कैन बी पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो ये उसकी रिमेम्बरिंग स्टेज, इसमें चेकिंग ऑफ प्रायर नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग ये है जब हम बच्चे को कहते हैं यू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स, डू यू नो अबाउट, तो वो बच्चा उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई है कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो ये अंडरस्टैंडिंग की स्टेज है। फिर है अप्लाइंग की स्टेज। अप्लाइंग की स्टेज में बच्चा उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है। जैसे अगर आपको कोई धुआं छोड़ती गाड़ी नजर आएगी और आप उन अंकल से बात कर रहे हो तो आप क्या कहेंगे? तो वो नहीं कहेंगे जी नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको अपनी गाड़ी का चेक करवाना चाहिए ये वो। तो ये बेसिकली एक उसको समझ आ गई ये कॉन्सेप्ट की, उसकी एप्लीकेशन देख रहा है। या वो बच्चा जो है वो नॉइस पोल्यूशन जो है वो अगर कहीं हो रही है, बहुत से स्पीकर्स यूज होते हैं, मैंने अभी भी देखा हमारे जो शहरों के अंदर के इलाके हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्पीकर यूज करते हैं ये आपके वेंडर्स, जो अलाउड नहीं है। जब मस्जिद में स्पीकर को हमने महदूद किया है तो फिर वेंडर्स की क्या मतलब बनती है कि वो इस तरह से स्पीकर्स का यूज, तो दिस इज नॉइस पोल्यूशन। तो वो कैसे इसको एनालिसिस करेगा, अप्लाई करेगा और एनालिसिस करेगा कॉन्सेप्ट का। आगे चल के वो वैल्यूएट करेगा, वो एक दूसरे को बताने के काबिल होगा, वो असेस कर सकेगा, जज कर सकेगा। और फिर आप उसको कहते हैं, जैसे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन कहते हैं तो ये एनालिसिस है। जुजियात में जाना एनालिसिस होता है कि उसको पता चले ये नॉइस पोल्यूशन होती है, ये एयर पोल्यूशन है, ये वाटर पोल्यूशन है, ये विजुअल पोल्यूशन भी कुछ होती है, राइट। तो विजुअल क्या है कि जब बहुत ज्यादा हम इलेक्शन के दिनों में हमें भी नजर आता है, या हमें किसी और सिनेरियो में जहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा आपको जो आपके विजुअल्स के लिए अच्छे नहीं है, ऐसे कहीं हमारी साइट्स हैं जो बच्चों को मना करते हैं, सो दीज आर ऑल विजुअल पोल्यूशन। सो बेसिकली उसको ये सारी कैटेगरीज जब आएंगी तो एनालिसिस की स्टेज है, वो जुजियात में समझ रहा है। क्रिएट की वो स्टेज है जब आप उसको कहते हैं ओके राइट अ पैराग्राफ ऑन पोल्यूशन, तो बच्चा
साइंस भी लिख रहा है बच्चा, अंडरस्टैंडिंग भी लिख रहा है बच्चा, एप्लीकेशन भी लिख रहा है, सब कुछ लिख रहा है. तो दैट इज द स्टेज ऑफ क्रिएटिंग, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग. नीचे के 3 जो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग है, इसको हम कहते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग. ऊपर जो 3 एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग. ठीक है. सो ये लॉट्स एंड हॉट्स इनको हम कहते हैं. इन दोनों का आपके तालीम में होना बहुत जरूरी है. बच्चा इन्हीं खानों से सीखता है. अगर एक भी, आप जैसे ईंटों से दीवार बनती है, एक लेयर हटा देंगे तो दीवार में खला आ जाएगा और बच्चा सीख नहीं सकेगा. So I hope it's clear to you a little bit. इसको हम further इंशाल्लाह सीखेंगे with the next session on assessment. लेकिन ब्लूम्स के बारे में आपको समझना है. इसको वेस्ट में कहते हैं कि this is actually Bible of teaching. ठीक है, वो वेस्ट के लोग इसको कहते हैं इट्स बाइबल ऑफ टीचिंग. तो कोई टीचर ही नहीं बन सकता जब तक उसको ये आए ही ना. सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न अबाउट इट. ओके, सो विद दैट थोड़ी सी मिसालें ये देखें. अगर हम देखें तो हायर ऑर्डर थिंकिंग पे और लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे हमारी जो है वो कुछ किताबें डिज़ाइन हुई हैं. जैसे मुख्तसर जवाबात दें, तो कुछ यहाँ पे सवालात हैं. इलामा इकबाल ने कौन सी नज़में लिखी, किताब का नाम बताएं, इलामा इकबाल को सर का खिताब किसने. तो ये रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं. लेकिन जब ऐसे आए कि 4 ग्रुप बन जाएं और एक ग्रुप शायरी के बारे में बताएगा, एक ग्रुप खानदानी जिंदगी के बारे में बताएगा, एक तालीम के तो आपने सेग्रीगेशन भी की, ग्रुप वर्क भी किया, प्रोजेक्ट वर्क भी दिया. ये स्टेज हायर ऑर्डर की, ये इवैल्यूएटिंग की स्टेज, ये क्रिएटिंग की स्टेज. राइट. सो दिस इज व्हाट द सिंगल नेशनल करिकुलम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, कि एटलीस्ट लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर को कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से जो है वो आप इसको बनाएं. इसी तरह लॉरल की किताब से मैंने एक ये लिया है स्क्रीनशॉट. अपनी जमात के किसी एक दोस्त के पसंद के बारे में जानिए और नीचे कॉलम में लिखें. अब क्या है रंग, तो बेसिकली ये 1 का बच्चा है ना, तो वो इंटरव्यू स्किल उसको आ जाएगी. उसको ये भी हायर ऑर्डर पे आता है, ये लोअर ऑर्डर पे नहीं है, ये हायर ऑर्डर की है कि एनालिसिस करना. अच्छा तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये पसंद है. अच्छा आप दूसरे से बात करना, उससे उसकी चॉइसेस के बारे में पूछना, बात करना, रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना. तो ये बेसिकली 1 के लेवल पे आप देखें कि हम उनके अंदर ये इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके जी, यहाँ तक हमने सारा कर लिया. कुछ अहम पॉइंट की तरफ ब्लूम्स हो गया. ओके, इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम देखें, अब हम आएंगे टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेंसी. उसमें हमारे लर्नर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, पब्लिशर्स हैं, क्योंकि पब्लिशर्स भी उन्होंने सारी पिछली 2006 की किताबें, करोड़ों का लोगों का इसमें मैं कहूँगी नुकसान भी हुआ कि वो साइड पे लग गई, फिर नई किताबें बनी. क्योंकि नुकसान इन द सेंस कि देखें वो भी एक करिकुलम पे डिजाइन थी, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास नया करिकुलम, तो ये स्टेक होल्डर ये सब हैं और इनके लिए चैलेंजेस भी उसी तरह बहुत बड़े हैं. स्कूल लीडर्स इसके स्टेक होल्डर हैं, कम्युनिटी पूरी, आपके पेरेंट्स इसके बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं. अगर पेरेंट्स को एसेंसी समझ नहीं आया तो वो क्या इंप्लीमेंट कराएंगे, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों. कुछ मैं वे फॉरवर्ड आपको देती चलूं इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि आपने करना क्या है. स्कूल लीडर्स के लिए वे फॉरवर्ड है. पहला तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कीजिए. जब आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, जब अंग्रेजी का सब्जेक्ट है तो उसमें इंग्लिश एज सब्जेक्ट नहीं हम एसएनसी में पढ़ा रहे, इंग्लिश एज लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं. ये बड़ा फर्क है दोनों का. इससे पहले हम इंग्लिश एज सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे. एज लैंग्वेज पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपने लिसनिंग, स्पीकिंग, इनको बेहतर करना है, जो हमें नहीं आती थी. हमारे एमए इंग्लिश, एमफिल इंग्लिश हैं बहुत से लोग, लेकिन वो सब्जेक्ट में पढ़ के आए, उनको अंग्रेजी बोलनी सुननी उतनी नहीं आती है. राइट. सो वो अक्सर ये हमें चैलेंज फेस कर, हमने बच्चे को लिसनिंग, स्पीकिंग में, ओरल कम्युनिकेशन में भी स्ट्रॉन्ग करना है. दूसरा वे फॉरवर्ड आपके लिए ये है कि उर्दू जो है उसको एज कंपल्सरी सब्जेक्ट एक्नॉलेज करें और इसको एक्नॉलेज करें कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. व्हाई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है. वी ऑल नो नेशनल तो है, लेकिन आई नो हमारी सरकारी जुबान नहीं रही है, सरकारी हमने अंग्रेजी कर दी है. जिस दिन हमारी सरकारी भी, हमारी सरकार सारे खतूत, सारे लेटर्स अपने सब उर्दू में लिखेगी, तो उस दिन मुझे समझ आएगी वैसे असल में कि हम वाकई ही इसको नेशनल लैंग्वेज ले रहे हैं. एनीवेज, एज स्कूल टीचर्स वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर द चिल्ड्रन. तीसरा अहम काम है जी 21st सेंचुरी स्किल स्कूल लीडर्स को आनी चाहिए. मुझे क्रिएटिविटी नहीं आती, मुझे कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं आती, मैं कहती हूँ तो मेरे रिसोर्सेज है, मैं तुम्हें क्यों दूं, इस टीचर को क्यों दूं, ये टीचर मेरे से सीख लेगी, मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ, मैं इसको क्यों बताऊं. अगर मेरा ये एप्टीट्यूड एटीट्यूड रहेगा तो मैं क्या कर रही हूँ,
मैं तो बिल्कुल भी इस दौर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये कोलैबोरेशन का दौर है, ये कंपटीशन का दौर नहीं है। कोई किसी के साथ मुकाबला इस दौर में नहीं कर रहा। कोलैबोरेट होके टुगेदर वी विन, इसको विन विन सिचुएशन कहते हैं। चेंज एग्जामिनेशन सिस्टम। इस वक्त मैं जिन स्कूलों के साथ काम कर रही हूँ उनको मैं ये कह रही हूँ अपना क्वेश्चन बैंक बनाए, अपना क्वेश्चन बैंक बनाए, टीचर अपना क्वेश्चन बैंक बनाए। अब वैसे नहीं होना चलें जी 100 में से 90 नंबर 95 नंबर सारे फर्स्ट आ गए, ऐसे नहीं होना। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट पे मेरा आपके साथ इंशाल्लाह सेशन है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने अपना असेसमेंट का सारा सिस्टम चेंज करना है। उसमें समिटिव नहीं है, अब फॉर्मेटिव है। बच्चे की छोटा है अर्ली ईयर का, आपने उसकी इमोशनल, कॉग्निटिव, उसकी सोशल स्किल्स को भी ग्रेडिंग करनी है। आपने सिर्फ उसको आखिरी पर्चा जो हमारे यहाँ अलमिया ही ये है कि बच्चा जो इस कागज पे वॉमिट करता है उसके नंबर देके हम उसको पास फेल करते हैं, यहाँ से सारा क्राइसिस शुरू होता है। आपने उसको उसके होमवर्क के नंबर देने, आपने उसको उसकी क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर देने, आपने उसको उसके टीचर के साथ एहतराम से कम्युनिकेट करने के नंबर देने। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। फिर तीसरा वे फॉरवर्ड मैं आपको ये दे रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, तीसरा वे फॉरवर्ड मैं आपको ये दे रही हूँ कि आपने गोशे या जो हम लर्निंग सेंटर्स की बात करें, आपने वो डिजाइन करने। चौथा वे फॉरवर्ड आपका ये है कि पीयर कोचिंग कल्चर बनाएं, सब एक दूसरे से सीखें। अगर मैं किसी क्लास को पढ़ा रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, 4-5 टीचर मेरी क्लास में आके बैठ के सीख रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे से क्या सीख रहे हैं। लर्न फ्रॉम ईच अदर। एसएनसी एक नई चीज है। चेंज, इट इज वेरी इजी टू ब्रिंग चेंज बट इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज चेंज. So remember this thing, when you are managing, you need a team, not you can work in silos. Silos में अगर काम करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। एक और अहम बात यह है कि CBT कोर्सेज अपने, दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, अपने स्टाफ के लिए हर वक्त जारी रखें। ये सेशन सब कुछ नहीं करेगा, ये तो आपको एक फुल पिक्चर दी है ना। आपको बहुत काम करना है, आपको हर हफ्ते में 1 घंटा निकालना चाहिए प्रोफेशनल ग्रूमिंग का। मैं इंटरनेशनल स्कूलों के साथ काम करती हूँ, मुझे पता है हफ्ते में 2 घंटे उन्होंने प्रोफेशनल ग्रूमिंग के रखे हैं, और पूरी दुनिया में ऐसा किया जाता है, हम क्यों नहीं कर सकते? तो फिर ही आप एसएनसी की सही इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। This is my last slide. I know time is about to go. So number 1 is 5 A's. मैंने एक मॉडल बनाया है आप सबके लिए, और ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है। कैन यू रीड इट? ऑलराइट, सो 5 A's का एक मॉडल अभी तक हमने डेफिनेटली जो सारा डिस्कस किया, इसमें हम अब वे फॉरवर्ड पे भी आए, हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखी, हमने ये भी बताया इसमें बैरियर्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम फिर भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे आगे बढ़े। So for that I've designed this model for you. Okay, चलिए कोई बात। Alright, so the first thing is you have to accept the challenge, SNC. जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो आंदे रहते ने करिकुलम की करना है, छोड़े परा जी, ये तो रोज की कहानी है, अभी गवर्नमेंट चेंज होगी फिर कोई और आ जाएगा, छोड़ो परा, ये वाली सूरत हाल होगी, you will not survive, you will not work, you will not improve. Number 1, accept it कि this is a good change. Number 2, acknowledge it, इसको मान लें, इसको जान लें, इसकी तारीफ करें कि हाँ एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, हाँ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन we can definitely work on it together as a team. Number 3, adopt. अडॉप्ट के जैसे दिया है इसको पढ़ें और अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जैसे ही अडॉप्ट करें आपको लगे कि ओ माय गॉड ये मेरे सिस्टम में यहाँ मसला करेगा, यहाँ पे मैं इतना नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन अडैप्ट इट, थोड़ा सा चेंज के साथ उसको एक्सेप्ट करें, राइट? देन अडैप्ट दैट करिकुलम अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरियन, बट एट लीस्ट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव्ड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अचीव. Only then you can achieve. It's about the mindset. It's about positive mindset. It's about acknowledgement. First you accept, then you acknowledge, then you adopt and adapt. And number 5, you achieve your targets as a best school in Lahore and then best school in Pakistan. So thank you so much. If you have any queries, I'm going to end it here. Time is up as well. And this is my thank you. And if any query, I'm there. And if you can go back to the Padlet and please write some remarks there, I will be grateful. I will read it in the end while going back
to my school in my car. I'll read all these. So you can write your reflections on the Padlet. If you have any question, you can raise your hand. Ji, Aisha. Aisha Azmat, ji. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम बहुत अच्छा सेशन है आपका, बहुत ही जबरदस्त, काफी इंफॉर्मेटिव है और काफी चीजें ऐसी जिनके बारे में आज तक मुझे नहीं पता था, अब पता चला है, तो बहुत ही अच्छा है मैम। मैंने आपको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। थैंक यू सो मच मैम, यू आर वेरी गुड टीचर। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ब्लेस यू। एक हम्बल बस कोशिश कीजिए। Please write on the Padlet as well. Aisha, thank you. दिलावर हुसैन, आप अनम्यूटेड हैं यहाँ से। नेक्स्ट मेरे ख्याल से शफकत साहब को ले लेते हैं। जी शफकत साहब जी। वो मैंने कर दिया, आंसर कर दिया। ये रेहान, आपका दूसरा सवाल कैरेक्टर बिल्डिंग पे है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्कुल पार्ट है एसएनसी का। जब हम SDG 4 की बात करते हैं उसमें भी है, जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं वो बार बार कैरेक्टर बिल्डिंग है। सिटीजनशिप या हुस्ने मामलात, माशरत, दौर हाजिर के तकाज़े इस्लाम, ये सारा कैरेक्टर बिल्डिंग ही है। हर चैप्टर में कैरेक्टर बिल्डिंग आपको नजर आएगा एसएनसी में इंशाल्लाह जी। सबा अरशद हैं, दिलावर हैं और शफकत हैं, इनमें से हैंड रेज हैं, इनके किसी को आप प्लीज ले लीजिए ऑन बोर्ड। जी शफकत साहब, आप अनम्यूटेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आवाज आ रही है जी आपकी। हमारे तमाम स्टाफ और हम तमाम लोग आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें बहुत ज्यादा इल्म फराहम किया है। बहुत जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। बस कोशिश यही है कि दिए से दिया जले और हम सब इसको बाकी लोगों तक फैलाएं और अपनी पूरी टीम को स्ट्रॉन्ग करें। जज़ाकल्लाह जी। जी शाहिद अब्बासी, आप यहाँ से अनम्यूटेड हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम आपका एसएससी का मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, मुझे लगा है कि वाकई एक पॉजिटिव चेंज आया है पाकिस्तान के ओवरऑल जो है ना करिकुलम सिस्टम में ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने तो आपसे इसको सबसे बेहतर अगर मुझे पूछे तो आपसे ही समझा है। वैसे तो मैंने इसकी पॉलिसीज को पढ़ता रहता था, लेकिन कुछ समझ आती थी और कुछ मेरी समझ से बिल्कुल बाहर चली जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ मैम, आपका जो फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट 22-25 मिनट्स का, असल में वही सारा एसएनसी को बहुत अच्छे से डिफाइन भी करे और कवर भी करे ना। बाकी जो आगे एक्स्ट्रा चीजें हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी, मतलब ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं टच बंदा कर ही लेते। पीटीसी से लेकर एमएड तक हर जगह ये टच होता रहता है। तो मैं मेरा इसमें एक ही सवाल है कि देखिए नॉलेज के ऊपर जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा वर्क है। आपका सिलेबस भी उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, आपका मतलब आपकी असेसमेंट और सारी चीज़ें, हम जितनी भी एजुकेशन में चीज़ें देखते हैं वो देखते हैं कि वो नॉलेज को टच तो कर रही होती है, लेकिन करेक्टर के हवाले से रिटन में कुछ भी नहीं है।
اگر کریکٹر کے حوالے سے کچھ مطلب ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ نے بیچ میں بہت ساری ٹرمز یوز کی ہیں, بچے کے اوور آل بیہیویئر کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے کچھ ریٹن میں نہیں ہے سچویشن نا. ہاں پالیسیز میں ہمیں نظر آتی ہیں اور ادھر ادھر نظر آتی ہیں, لیکن وہ ہے کہ باقاعدہ سے ریٹن میں آؤٹ کمز بیہیویئر پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس پہ آپ پلیز رائے جاننا چاہوں گی. جی میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہم جو ایک کریکٹر کو ہم ایک تو پہلی بات تعلیم اور کردار سازی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ الگ الگ ڈبوں میں نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اخلاقیات کا یا ادب کا یا کردار کو تعمیر کرنے کا الگ سے پیریڈ رکھنا ہے اسکولوں میں. تو ایک تو ایسا نہیں ہے, یہ میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں. آپ کی بات کے جواب کی طرف آؤں گی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم سٹیزن شپ پڑھا رہے ہیں, ہم رولز فالو کرنا سکھا رہے ہیں, ہم دوسرے سٹیزن کی رسپیکٹ سکھا رہے ہیں, ہم سائبر سیکیورٹی سکھا رہے ہیں, ہم سائبر کرائم سکھا رہے ہیں. یہ جنرل نالج کی کلاس 3 کی کتاب کی میں بات کر رہی ہوں. سائبر سٹیزن شپ سکھا رہے ہیں. کتنی بڑی مہارتیں ہیں کردار کے اوپر جو جس میں بیسکلی کردار امپروو ہو رہے ہیں. اس وقت بچے کو مسئلہ تو اس مصیبت بن جاتا ہے اگر اس کا صحیح یوز نہ ہو. اصل تو یہ یوٹیوب سے جاتا ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, ٹک ٹاک سے نکل کے پب جی میں چلا جاتا ہے, وہاں سے نکل کے کہیں. تو وہ سائبر سیکیورٹی سکھا رہے ہیں, سائبر سٹیزن شپ سکھا رہے ہیں. یہ جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں یہی کردار کی تعمیر ہے. صرف ہم نے کردار کو سمجھا کہ ہاں سچ بولنا, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے بڑے جملے یاد کیے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, بڑوں کا احترام, رٹے لگا لیے, نمبر لے لیے, نہ احترام کرنا آیا نہ سچ بولنا آیا. جب تک پریکٹیکلی نہیں کریں گے تب تک نہیں آئے گا. تو یہ پریکٹس کے اوپر بات کر رہا ہے ایسنسی بار بار. اگر اس کو ہم سمجھ سکیں, امپلیمنٹ کر سکیں تو یہ بہترین ڈاکیومنٹ ہے. چیلنجز ہیں امپلیمنٹیشن میں, لیکن آپ اپنے اسکول میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. وی آر آلویز دیئر ٹو گائیڈ یو. لیکن اس میں کردار ڈیفینیٹلی نمو پاتا ہے جب آپ اس طرح کے, میں نے آپ کو بتایا اسلامیات میں بہت زیادہ پریکٹیکل چیزوں کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح جنرل نالج میں ہے, اسی طرح انگلش میں دیکھیں سوشل اینڈ ایتھیکل بیہیویئر کو ایڈ کیا گیا ہے الگ سے, ایک کمپٹنسی پوری جو پہلے نہیں ڈیزائن ہوئی تھی وہ پوری. یہ ساری کردار پہ ہے نا ساری چیزیں. اگر آپ لائف اسکل جتنی کردار سے جڑی ہوئی ہیں تو تبھی کردار مضبوط ہوگا. تو ہی یہ دیکھیں یہ سوشل جو آپ کی ڈیولپمنٹ یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے کردار سازی میں. سوشل ڈیولپمنٹ مین کہ کس طرح خیال رکھنا ہے, یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. ساری کتاب اس کے اوپر, سارا تھیمز اس کے اوپر ڈیزائن ہو گئے. تو دس از واٹ دا کریکٹر از آل اباؤٹ اینڈ اٹس ویری مچ دیئر. جی I hope I answered the question. جی any other? صبا ارشاد is there. صبا ہے, دروغہ والا کیمپس ہیں, ان کا بھی ہینڈ ریزر. گیلیکسی 1821S. جی جی صبا, صبا میوٹ ہے. صبا please unmute yourself. You can unmute or please ask if there is any question. جی جی ساجدہ آپ بھی انمیوٹیڈ ہیں ہماری طرف سے. پلیز آپ انمیوٹ کریں خود کو اور یو کین آسک اینی کوشچن. جی محمد رمضان آپ یہاں سے انمیوٹڈ ہیں. جی محمد رمضان صاحب. جی السلام علیکم میم, میں حسن عبدال کیمپس سے بات کر رہا ہوں. ہیلو. جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. میم ماشاء اللہ بہت خوبصورت قسم کا ہمارا سیشن ہوا ہے جس میں ہمیں بہت ساری ایمبیگوٹیز جو ایسنسی کے بارے میں ایگزسٹ کر رہی تھی وہ ہمیں کلیئر ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ بہت اچھا ہوگا جب ہم اس کو پریکٹیکلی ایکسرسائز کریں گے. تو ایک اچھا معاشرہ اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ایک قوم بنانے کے لیے ایسنسیز اچھا کارگر ثابت ہوگا, اور اس میں لارل ہوم اسکول ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کے ساتھ انشاءاللہ انوالو ہوگا. No doubt about it. And I have very high expectations from all the Laurel schools. So next کبھی ملاقات ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اتنا امپلیمنٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ یہ سیریز ہے, آپ بائی دا اینڈ آف آل دا سیشنز آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آج تو ایک اوور ویو تھا, لیکن انشاءاللہ اسیسمنٹ کے اوپر میرا بھی ہے, تو انشاءاللہ یو ول گیٹ مور اباؤٹ ایسنسی اینڈ ٹرائی ٹو امپلیمنٹ. دیکھیں میں کہتی ہوں سب نہ کریں, تھوڑا اسٹارٹ ود اے اسمال اسٹیپ.
تو ہم پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے, آگے پھر بندہ چلتا جاتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. ایگزیکٹلی بارش کا پہلا قطرہ ہی ہوتا ہے میم. بارش کا پہلا قطرہ, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی دھول کے بعد آتا ہے, مٹی, گرد و غبار, لیکن جب وہ آتا ہے ایک قطرہ گرتا ہے تو کتنی فضا معطر ہوتی ہے, پھر جو مٹی سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے نا, وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے. سو وہی بارش کا پہلا قطرہ بن. جی, جزاک اللہ جی ایوری ون, تھینک یو سو مچ, اینڈ لیٹس کلوز دا سیشن. دو میرا خود بہت مجھے مزہ آیا آپ سب کے ساتھ, آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے, لورل اسکولس کے لیے, منہاج یونیورسٹی, اینڈ آل دا ٹیم ورک. اٹ واز اے ٹیم ورک, یہ مجھے اکیلے کچھ میں نہیں کر سکتی تھی, ڈیفینیٹلی اے بگ ٹیم ورک. تھینک یو سو مچ ایوری ون, جزاک اللہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ میم, دیٹ واز اے ونڈرفل سیشن, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے بڑی اقوام کے اندر یہ لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 40 سال بعد 50 سال بعد جس جگہ پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں. تو کریکولم جو ہے اقوام کی تقدیر کا ایک پیمانہ تعین کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے آج فرسٹ اسٹیپ تھا لورل ہوم انٹرنیشنل اسکولز کے ٹیچرز کے لیے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ فرسٹ اسٹیپ بڑی ہی اچھے طریقے سے آج ہمارے ٹیچرز نے عبور کیا ہے. اور جو لرننگ یہاں سے ملی ہے, میرے مطابق تو کئی بکس اس کے مطابق کمپائل کی جا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا برج ثابت ہوگا ایک نیو ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ لرننگ جب یہ ٹیچرز امپلیمنٹ کریں گے تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹ بھی حاصل کر پائیں گے. تو آج ہمارے ساتھ پورے ملک سے لوگوں نے جوائن کیا, اور اسپیشلی باہر سے بھی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا سے بھی ہمارے ساتھ جو ہمارے وہاں پہ کیمپسز ہیں وہ بھی شریک تھے, اور چاروں صوبوں سے. I thought کہ بائی مسٹیک تو نہیں لکھ دیا, میں پوچھ رہی تھی ابھی ان سے, جی تو میں نے وہاں کہا سے بھی شاید جوائن. زبردست. I'm so happy to everyone on board from all over the world, اینڈ جزاک اللہ خیر. اور یہ بہت بڑی بات ہے شہباز صاحب جو آپ نے کتاب میں لکھنے کے حوالے سے کی, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میرے خیال سے اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیں. جی بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی ہے.